एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन नंबर 24 एंड 25 ऑफ बीएनएसएस पढ़ेंगे। देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए। इस चैप्टर में अभी हमारे पास अब ज़्यादा सेक्शंस बचे नहीं हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 24 और 25 ही कवर करेंगे। देखो, सेक्शन नंबर 24 हमें क्या बता रहा है? कह रहा है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई फाइन आपके ऊपर लगाया गया, आपके ऊपर मतलब कि जो भी कोई ऑफेंडर है जिसके ऊपर अगर कोई फाइन लगाया गया है और अगर वो फाइन नहीं पे करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि फाइन नहीं पे करेगा तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उसने फाइन नहीं पे किया है तो उसे इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जेल जाना पड़ेगा। सो सबसेक्शन 1 says the court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as authorized by law, जैसा कि लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है, बताया गया है। Provided that the term clause A says is not in excess of the powers of magistrate under section 23। मजिस्ट्रेट के पावर के एक्सेस में नहीं होना चाहिए। जो आप इम्प्रिजमेंट लगा रहे हो, जो टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट आप दे रहे हो, वो आपके एक्सेस में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर जेएमएफसी दे रहे हैं इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर जेएमएफसी दे रहे हैं तो वो 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। उतने ही उनको, मतलब जितना उनको पावर दे रखी है उतना ही वो दे सकते हैं, उससे ज्यादा अधिक वो टर्म को एक्सीड नहीं कर सकते, ये बताया। फिर कह रहा है शैल नॉट when the imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence। imprisonment जो award करे, देखो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखो। substantive sentence, जब imprisonment award करी गई है, substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। तो सबसे पहले तो देखो ये बात है कि अगर मजिस्ट्रेट ने, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, अगर मजिस्ट्रेट ने इम्पोज करी है इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इम्प्रिजनमेंट है, जैसे मान लो कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट उन्होंने इम्पोज कर रखी है, प्लस उन्होंने फाइन लगा रखा है 5,000 रुपए का, ठीक। अब पर्सन ने अगर ये फाइन नहीं पे किया, ठीक है, तो अगर ये फाइन नहीं पे किया है तो उसको और इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा, यानी कि ये सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट है, ये तो उसको मिली ही थी, ठीक है, ये तो उसको मिली ही थी इम्प्रिजनमेंट। जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि आपके ये जेएमएफसी हैं, वो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 50,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। तो भाई मजिस्ट्रेट ने वही किया, उन्होंने अपनी मैक्सिमम जो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दी और 5,000 का फाइन लगाया। मान लो 50,000 मत मानो, 5,000 का मान लो उन्होंने फाइन लगाया, ठीक, ये चीज उन्होंने लगाई। अब बंदे को ये सब्सटैंटिव सेंटेंस तो मिली हुई है, लेकिन ये उसने फाइन नहीं पे किया। इम्प्रिजनमेंट तो वो काट रहा है, लेकिन उसने ये फाइन नहीं पे किया। अब जब उसने फाइन नहीं पे किया है तो उसको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। अब उसे क्या मिलेगा? एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो कह रहा है जो पनिशमेंट है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी सेंटेंसिंग पावर है इसकी। मजिस्ट्रेट की जितनी सेंटेंसिंग पावर है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मान लीजिए थेफ्ट का ऑफेंस अगर उसने किया है, तो हम जानते हैं कि थेफ्ट के ऑफेंस में, अभी तक हमने आईपीसी में पढ़ा है कि थेफ्ट के ऑफेंस में जो है 3 साल मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है। 3 साल आपकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है और जो भी मजिस्ट्रेट ने फाइन लगाया, तो हमने कहा मजिस्ट्रेट ने ये लगाया 3 साल की इम्प्रिजनमेंट थी, 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया। पर्सन अगर फेल कर गया 5,000 रुपए भरने से, तो उसको 2 महीने का और जो है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये फाइन नहीं पे किया, ये 5,000 रुपए का फाइन जो है वो नहीं पे किया, इस वजह से। अब जो है पनिशमेंट कितनी हो गई? 3 साल प्लस 2 मंथ्स, ये हो गई उसकी पनिशमेंट, ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात कह रहे हैं। जो इन्होंने सब्सटैंटिव सेंटेंस की बात करी ना, कि सब्सटैंटिव सेंटेंस वाला जो इन्होंने सिस्टम किया, वो चीज मैंने आपको बताई। अब देखो, इन्होंने पहले कहा कि टर्म जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, आपके जो पावर दे रखे हैं मजिस्ट्रेट के वो। अब हम ये वाला पॉइंट समझ रहे हैं। अभी ये सब जो मैंने बताया उसको भूल जाओ, नए सिरे से समझो क्या मैंने बताया। अब हम दूसरा पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार समझिए जो इसमें लिखा है, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं
कि जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट का वो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वो लेकिन जो पेमेंट ऑफ फाइन के लिए जो डिफॉल्ट किया गया है वो मजिस्ट्रेट की पावर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितना मजिस्ट्रेट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं वो उतना ही होना चाहिए। फिर अब देखो बी में क्या कह रहा है, कह रहा है इट शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। एक चौथाई से ज्यादा जितना मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कॉम्पिटेंट, क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंसी की बात कर दी, तो मैक्सिमम मजिस्ट्रेट अगर 3 साल तक की दे सकते हैं इम्प्रिजमेंट, तो इसका जो है वो 1/4 दे सकते हैं जब उसने फाइन नहीं पे किया है। फिर सुनिएगा मेरी बात को, जब आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट देने की जो क्षमता है वो 3 साल तक ही है, ठीक। अब जब आपने कहा कि उन्होंने फाइन नहीं पे किया है, तो ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट सिर्फ इसका 3 साल का 1/4 ही पनिशमेंट दे सकते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। डिफॉल्ट में सिर्फ 1/4 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवाइजो हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/4 ऑफ 3 years जो होगा 9 months। तो मजिस्ट्रेट 9 months से ऊपर नहीं दे सकते, 9 months से कम ही देना पड़ेगा, ये कह रहा है, ठीक है। फिर से पढ़िए, shall not where the imprisonment has been awarded as part of substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict। जितना वो competent है inflict करने के लिए हमारे केस में 3 साल, इसके 1/4 से ज्यादा वो डिफॉल्ट में नहीं दे सकते। या तो पूरी पूरी 9 महीने की दे दे, भाई वो कॉम्पिटेंट है पूरी पूरी 9 महीने की देने के लिए, तो वो पूरी पूरी या तो 9 महीने की देते या इससे कुछ कम दे दें। ये बात समझ में आ गई होगी, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है, अब जो मैं भी आपको सब्सटैंटिव और वो जो प्लस करने वाला सिस्टम बता रही थी वो मैंने पहले बता दिया, मुझे अब बताना चाहिए था। देखिए कह रहा है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करी गई है अंडर दिस सेक्शन, तो वो जैसे मान लो कि अब मजिस्ट्रेट को 3 महीने की सजा और देनी है डिफॉल्ट के लिए, तो भाई मान लीजिए उन्होंने 2 साल की सजा दी थी, ठीक है, तो प्लस 3 months हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सब्सटैंटिव में वो पर्टिकुलर चीज ऐड हो जाएगी, 2 साल 3 महीने की सजा हो जाएगी। अब बस इतनी सी बात है यहाँ पर जो समझने वाली है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 25 पर। अब देखो सेक्शन नंबर 25 कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली में बड़ा जो है दिक्कत होता है लोगों को समझने में कि क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का, किस तरीके से हम समझें। पहले तो इसके अंदर जाने से पहले मेरी बात समझो, क्योंकि अभी कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि कंजिक्यूटिव का मतलब है या कंजिक्यूटिवली का मतलब है एक के बाद एक। जैसे कि पहले 1 साल की इम्प्रिजमेंट हुई, हम अभी कहेंगे कई सारे ऑफेंसेस अगर उसने कमिट किया और एक ही ट्रायल अगर उसका चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 1 साल सजा मिली, फिर कोई दूसरा ऑफेंस किया उसमें भी 1 साल सजा दी, तो उसमें भी कोर्ट ने जो है 1 साल ही सजा दी। तो ये कह रहा है कि एक एक करके सजा मिलेगी, पहले 1 साल की काटो फिर 1 साल की और काटो। ये तो हुआ कंजिक्यूटिवली का मतलब एक के बाद एक चलेगा। कॉन्करेंटली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ, ठीक है। जैसे मान लो कि मतलब साइमल्टेनियसली चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 साल की सजा थी, फिर उसके बाद जैसे ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे मानो 3 साल की सजा थी, फिर 2 साल की सजा थी, फिर किसी ऑफेंस पे 3 साल की सजा थी। ये 4 ऑफेंस उसने कमिट किए थे, अलग अलग सजा थी। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर हम कंजिक्यूटिवली देखें तो ये 9 साल की सजा हो गई, एक के बाद एक आकर चलेगी तो ये 9 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्करेंटली देखें, ठीक है, अगर हम कॉन्करेंटली देखें तो इसको ऐसे कर लो, तो फिर इसको सिर्फ 3 साल की सजा मिलेगी कॉन्करेंटली देखने पर। जो सबसे बड़ा होगा बेसिकली, ऐसे याद करने के लिए ऐसे समझो, जो सबसे बड़ा नंबर है उतने की सजा जो है ऐसे कॉन्करेंटली में मिल जाएगी। तो ये समझ में आ गया कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली। अब देखो आगे, अब देखो सेक्शन 25 क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, ट्रायल एक ही चल रहा है लेकिन 2 से ज्यादा उसने ऑफेंसेस अगर कमिट किए हैं, the court may subject to the provisions of section 9 of BNS sentence him for such offenses, तो सेंटेंस किया जाएगा उसको उन ऑफेंसेस के लिए, to the several punishments prescribed therefore which such court is competent to inflict, जितना वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए, shall considering the gravity of the offense, gravity of the offense को कंसिडर करना है, देखना पड़ेगा, order such punishment to run concurrently or consecutively।
जैसा कोर्ट चाहे उस हिसाब से वो करेगी, चाहे कॉन्करेंटली कर ले चाहे कंसेक्यूटिवली कर ले। ठीक। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑफेंसेस it shall not be necessary for the court by reason only for the aggregate punishment for several offences being in excess of the punishment which is competent to inflict on conviction of a single offence to send offender for trial before a higher court। देखो अभी देखो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। 20 साल से ज्यादा का जो है वो नहीं कर पाएगा, मतलब 20 साल से ज्यादा के लिए उसको सेंटेंस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर जो है एग्रीगेट जो पनिशमेंट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। अब कह रहे हो कि एग्रीगेट पनिशमेंट तो आप दे सकते हो, लेकिन जितना कोर्ट इन्फ्लिक्ट करने के लिए केपेबल है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। देखो इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस के बारे में देखो कि क्या क्या ये बता रहा है। कह रहा है इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट which is competent to inflict which is competent to inflict on conviction of single offense to send the offender for trial before a higher court। ठीक है। सिर्फ इसलिए कि वो जो है यहाँ पे कोर्ट्स की पावर को बढ़ा दिया गया। ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं जब कंसेक्यूटिव सेंटेंस का केस है, जब हम कह रहे हैं एक के बाद एक आपको सजा देनी है, तो मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट की पावर तो सिर्फ 3 साल है, मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो सिर्फ 3 साल तक की है, लेकिन इन्होंने ऑफेंस ऐसा किया है कि इनका ये ऑफेंस बन रहा है 1 साल के लिए एक ऑफेंस बन रहा है, 2 साल के लिए एक ऑफेंस बन रहा है, 1 साल के लिए एक ऑफेंस बन रहा है, तो 4 साल हो गए टोटल। ये तो मजिस्ट्रेट की पावर से क्या कहते हैं ज्यादा जा रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो क्या मजिस्ट्रेट अब दूसरे कोर्ट में भेज देंगे, हायर कोर्ट में भेज देंगे ट्रायल के लिए? तो कह रहा है नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये रीजन है कंसेक्यूटिवली आप जब सजा दे रहे हो, अगर कंसेक्यूटिव सजा देने की वजह से आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पावर्स, ऐसा लग क्या रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी पावर से एक्सीड कर रहा है और आपको हायर कोर्ट में आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। इन्होंने कह दिया हायर कोर्ट में आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से समझिए इन द केस ऑफ, क्यों मैं इतना जोर देकर के ये चीज समझा रही हूँ, क्योंकि ये चीज जनरली समझ में नहीं आती है लोगों को, इस वजह से इसको समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे साथ, अभी एक एक पॉइंट समझ में आएगा। कह रहा है इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस, भाई कॉन्करेंटली में तो हम कह रहे हैं कि एक साथ चलेंगी सारी सेंटेंस, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर कह रहा है कंसेक्यूटिव सेंटेंस का केस है, तो ये चीज नेसेसरी नहीं है उस कोर्ट को कि सिर्फ एग्रीगेट पनिशमेंट देना है, इसकी वजह से सेवरल ऑफेंसेस को एग्रीगेट पनिशमेंट देना है कि वो जो है पावर के एक्सेस में जा रहा है। जो पनिशमेंट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए सिंगल ऑफेंस के लिए, भाई 3 साल तक की मजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकता है। अब कंसेक्यूटिव के केस में वो 4 साल चला जा रहा है, तो यहाँ तो ज्यादा हो जा रही है बात, यहाँ तो जो है 1 साल बढ़ जा रहा है, मजिस्ट्रेट तो के पास तो पावर ही नहीं है। तो कह रहा है भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है इट शैल नॉट बी नेसेसरी, यहाँ से पढ़िए ना, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। ऐसे बेयर एक्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ कॉमा लगा हुआ है आपका, तो ये आपने देख लिया, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट, अगर इस तरीके का कोई भी केस हो रहा है। फिर उसी के लिए तो इन्होंने यहाँ मजिस्ट्रेट की पावर को एक्सीड कर दिया थोड़ा सा। कह रहे हैं जब आप ऐसे इस तरीके से अगर कंसेक्यूटिवली सजा दे रहे हैं तो हमारी सुनिए, हम आपकी पावर को एक्सीड कर रहे हैं, बीएनएसएस ने कहा। देखिए कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। 20 साल से ज्यादा आप जो है उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक। जब कंसेक्यूटिवली भी चल रहा है मामला, तो भी आप 20 साल से ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया ये बात। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी में कह रहा है, बी क्लॉज में, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की पावर से जो है ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मजिस्ट्रेट अगर 3 साल तक का दे सकते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट अगर 3 साल तक की दे सकते हैं, तो इसका ट्वाइस कर दो, वो 6 साल तक ही दे पाएंगे अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस का मामला है तो। अब मुझे लग रहा है पहले यहाँ पर, अब जो पीरियड 20 साल दिया हुआ है, पहले आपके सीआरपीसी में 14 ईयर्स दिया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने पीरियड को बढ़ा दिया कि 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर को इंक्रीज किया गया है।
पहले जब 14 साल था तो हम सीजीएम के रिस्पेक्ट में एग्जांपल देख लेते थे कि सीजीएम की पावर है 7 साल का पनिशमेंट देने की, और मान लीजिए अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस का मामला है तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे तो 14 साल तक जो है दे सकते हैं वो। और 14 साल ही पहले दिया हुआ था, लेकिन अब इसको 20 साल कर दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि बढ़ा दिया गया है। तो अभी कह रहे हैं कि 20 साल से ज्यादा तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट लग रहा है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन, अगर अपील किया जा रहा है कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। भाई कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास हुआ, 1 साल का एक, 2 साल का एक, 1 साल का एक, ये चीज पास हुई, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर वो अपील में चला गया वो बंदा और उसको कंसेक्यूटिव सेंटेंस दी गई थी, तो माना जाएगा कि ये सब एक सिंगल सेंटेंस था। ठीक है, ये माना जाएगा कि ये एक सिंगल सेंटेंस था, सिर्फ 4 साल का। मतलब वैसे भी 4 साल का ही होता है, लेकिन एक के बाद एक फिर नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि सिर्फ 4 साल का ही सेंटेंस उसको दिया गया था, एक सिंगल सेंटेंस दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर वो अपील में गया तो। फिर से एक बार देखिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही कोई भी रूम रहे आपके पास डाउट का। सेक्शन नंबर 25 बहुत सीधी सी प्यारी सी बात कहता है। कहता है दो तरीकों से आपकी पनिशमेंट वर्क कर सकती है, एक कॉन्करेंटली और एक कंसेक्यूटिवली। कंसेक्यूटिवली कह रहा है एक के बाद एक होगा, और कॉन्करेंटली कह रहा है एक साथ चलेगा। ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जैसा चाहे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस को देखते हुए जिस तरीके की ग्रेविटी है उस हिसाब से वो कंसेक्यूटिव सेंटेंस दे सकते हैं या कॉन्करेंटली दे सकते हैं। ठीक, फिर उन्होंने सबसेक्शन 2 में कह दिया कि जहां पर कंसेक्यूटिव सेंटेंस की बात आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कंसेक्यूटिव सेंटेंस देते देते आपने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया है, तो सिर्फ इस ग्राउंड पर, ये जरूरी नहीं है कि आप इस ग्राउंड पर जो है हायर कोर्ट में डिक्री नहीं, सॉरी, हायर कोर्ट में आप जो है ये नहीं कि हायर कोर्ट में आपने ट्रायल को ट्रांसफर कर दिया, आप ये ना करें। मतलब हायर कोर्ट में आप ट्रायल को ना भेजें अगर ऐसा लग रहा है कि एग्रीगेट पनिशमेंट देते हुए कंसेक्यूटिव ऑफेंसेस की, कंसेक्यूटिव पनिशमेंट देते हुए आपके इसकी कंसेक्यूटिव पनिशमेंट देते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कंसेक्यूटिव सेंटेंस देते हुए अगर आपकी पावर थोड़ी सी एक्सीड हो गई है, तो आपको हायर कोर्ट के सामने उसको भेजने की जरूरत नहीं है, आप उसको खुद ही ट्राई कर लीजिए। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि किसी भी केस में 20 साल से ज्यादा आप नहीं दे सकते, 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कहा कि एग्रीगेट पनिशमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट जितना इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं उससे जो है ट्वाइस ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके ट्वाइस ही होनी चाहिए, उसके ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसका हमने एग्जांपल भी देखा कि अगर मजिस्ट्रेट के पास 3 साल की पावर है, तो अगर एग्रीगेट पनिशमेंट वो दे रहे हैं तो 3 × 2 कर देंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे तो 6 साल तक ही वो दे सकते हैं एग्रीगेट पनिशमेंट को। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है अगर अपील की बात आती है कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, तो अगर वो कंसेक्यूटिव सेंटेंस का एग्रीगेट की पनिशमेंट उसको अगर दी गई थी, ठीक है, कंसेक्यूटिव सेंटेंस अगर उसको दी गई थी, तो कह रहा है वो एक सिंगल सेंटेंस मानी जाएगी। ठीक है, वो एक सिंगल सेंटेंस मानी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कोई अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, हमने 18 मिनट लिए हैं इस चीज को समझने के लिए, और मुझे लग रहा है कि मैंने जस्टिस किया है, ठीक से आपको बात समझ में आई होगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत लग रही है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पीली बी रिप्लाइंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।